हम पढ़ और सुन रहे थे कहानी अंतिम किस्त, लेखिका डॉक्टर पूनम सिंह की, और ये कहानी संग्रहित है सुलगती ईंटों का धुआं किताब में, कहानी संग्रह में। और ये कहानी, जैसा कि हम देख रहे थे, ज़मीन की राजनीति के बारे में है। तथाकथित ऊंची और नीची जाति के बीच ज़मीन की जो लड़ाई है, प्रभुत्व की जो लड़ाई है, जो बेगारी खटवाकर मेहनत के बदले ज़मीन दी गई, वो भी ले ली गई है। और उसके बाद इस कहानी में एक सर्वोदय आंदोलन जैसे आंदोलन का जन्म दिखाया गया है, और वहाँ से एक घर का भेदी लंका डाहे टाइप का कैरेक्टर आकर फिर से ज़मींदार को रिपोर्ट दे रहा है। एक और तो सरकार उल्लू बनाकर 100 एकड़ ज़मीन कौड़ी के भाव हम सबसे ले चुकी है, जिसका पूरा मुआवजा भी अभी तक हमें नहीं मिला है। दूसरी ओर उसी ज़मीन को दबंग लोगों के नाम लीज पर देकर दोहरा मुनाफा कमाने का रास्ता बना चुकी है। इस फैक्ट्री से जो विषैला रसायन निकलेगा वह कहाँ जाएगा, इस पर भी गौर कीजिए। वह सीधे सीधे शेरपुर और बिशनपुर के गांव तक फैलेगा और तरह तरह की बीमारियों से हम सब मरेंगे। कितना दूरदर्शी है ये कथाकार। उनकी बातों से लोग आवेश में आने लगे। तभी बेचन के साथ मियाँ दाद और इमरान भी आगे बढ़कर कहने लगा, केवल इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं हम सब के लिए। ये उस मीटिंग की बात है जो कि हूबहू एक गुप्तचर ज़मींदार को बता रहा। सूर्यदेव बाबू के बड़े बेटे मणिकांत चौधरी अब इस ज़मीन की चौहद्दी घेर रहे हैं। इस घेराबंदी से हमारे लिए दूसरी मुश्किलें भी आएंगी। इस घेराबंदी से शेरपुर, बिशनपुर और बथनाहा पंचायत के लोगों को तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस रास्ते आज तक बस्ती के लोग बाजार, अस्पताल, कब्रिस्तान आते जाते रहे हैं, वह मुख्य मार्ग सील बंद होने जा रहा है। इसके बंद हो जाने से लोगों को कोसी की सूखी रेत लांघते हुए सिवई पट्टी का बड़ा चौर यानी जंगल पार करके शहर जाना होगा। लेकिन जब सावन भादों की मूसलाधार बारिश होगी और नेपाल का पानी खोल दिया जाएगा, तब कोसी मैया का बलुआही धार वाला रास्ता भी उफनाता सागर बन जाएगा। ऐसे में गांव के लोग किस रास्ते हाट बाजार, अस्पताल और कब्रिस्तान जाएंगे? कैसे अपनी पैदावार की बेच फरोख्त करेंगे? बीमार को खटिए पर लादकर कैसे अस्पताल पहुंचाएंगे? भाइयों, अब आप लोग खुद सोचिए यह सब। खुदा के घर चले गए बंदों को दफनाने के लिए कब्र की 2 गज ज़मीन तक भी नहीं पहुंच सकेंगे हम लोग। ऐसा उपद्रवी भाषण दे रहे थे साले सब। चौधरी जी के दोनों होंठ टेढ़े होकर कांपने लगे। हाँ चच्चा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, उस मीटिंग में मैं भी तो उन्हीं की तरफ से शामिल हुआ था ना। अरे तू उधर का नहीं, तू इधर का है। हाँ चच्चा, वो तो मैं हूँ ही, तभी तो आपके पास आया हूँ सब बताने। चच्चा, और क्या बताऊँ, उन सब की बातों से फकीर टोला के लोग तो पूरी तरह भड़क उठे और तैश में आकर गरजने लगे। हम सूर्यदेव चौधरी को यह ज़मीन हरगिज़ नहीं धरने देंगे। केमिकल फैक्ट्री के लिए 30 वर्ष का पट्टा उनके बेटे मणिकांत चौधरी ने
जिला प्रशासन की मिली भगत से गुपचुप तरीके से अपने नाम लिखा लिया है, इसके खिलाफ हम जन आंदोलन करेंगे। चच्चा, मैं आपको क्या बताऊं, बेचन और उसके साथियों के प्रवचनों का असर आज भी सभा में कितना हुआ। वे हस्ताक्षर अभियान चलाकर इसके विरोध में राज्य सरकार को आवेदन देने जा रहे हैं। यही सब देख सुनकर मैं सीधा वहां से उठकर आपको सब कुछ बताने चला आया हूँ। आप मणिकांत भैया को जरूर इन सारी बातों से अवगत करा दीजिए। मुंबई में बैठकर यहाँ की बदलती परिस्थितियों को वे नहीं समझ सकते। अच्छा, मैं चलता हूँ चच्चा, कोई नई खबर होगी तो आपको सूचित कर दूंगा। राम रतन भूसे के ढेर में चिंगारी रखकर उठ खड़ा हुआ। सूर्यदेव चौधरी के भीतर भूसा के धुआने और सुलगने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन समय सजग उनकी चेतना प्रतिकूल समय को देखते हुए उसकी जोड़ तोड़ में लग गई। उन्होंने जाते हुए राम रतन को रोक कर कहा, राम रतन, तुम पर भरोसा है। तुम तो जानते हो मणिकांत तुम्हें कितना मान देता है। उसने पहले से कह रखा है कि यहाँ की फैक्ट्री का कार्यभार वह तुम्हें ही सौंपेगा। विजयकांत को तो तुम देख ही रहे हो। दिल्ली में मेट्रो रेलवे के ठेके को लेकर वह इन दिनों कितना व्यस्त है। फैक्ट्री के लिए तो हमें एक भरोसेमंद आदमी चाहिए, और वह तुमसे अधिक कौन हो सकता है। स्कूल की मास्टरी में घर परिवार कब तक चला पाओगे, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखेंगे हम। राम रतन की आंतरिक अभिलाषा उम्मीद के एक संबल से खिल उठी। आपका ही तो मुझे आसरा है चच्चा। समाज के वंचित वर्ग का होने पर भी मुझ पर आप सदा स्नेह बनाए रखते हैं। मणिकांत भैया भी मुझसे वैसा ही अपनापन जताते हैं। बहन की शादी में रुपए पैसे भी उन्होंने मदद की थी। मैं बेचना की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ चच्चा। सब याद रहता है मुझे। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा मैं। चलते हुए एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, भैया जी को सब कुछ आज ही बता दीजिएगा। राम रतन चला गया, लेकिन उसकी बातें सूर्यदेव चौधरी के भीतर मढ़ती रही। उन बातों का एक निर्णायक जवाब ढूंढना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। अपने विरुद्ध होते समय के परिदृश्य में वे लगातार अपने को हारता महसूस कर रहे थे। फैक्ट्री के निर्माण को लेकर गांव में विरोध और तनाव का जो माहौल बन गया था, उसने जिला प्रशासन की नींद और चैन हराम कर रखा था। अराजक तंत्र से उपजी मानवद्रोही स्थितियां लोगों के भीतर एक आक्रामक तेवर को जन्म दे रही थी। लगातार धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोग 30 वर्ष का पट्टा रद्द करवाने के लिए प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। कथा का नायक बेचन और उसके साथी जनजीवन पर मंडराते संभावित खतरों को लेकर लोगों को एकजुट करने में लगे थे, और एकजुट हुए लोग जीवन से जुड़े सवालों का जवाब हर दिन प्रशासन से मांग रहे थे। इन सब का नतीजा यह हुआ कि सूर्यदेव चौधरी के बेटे मणिकांत चौधरी की केमिकल फैक्ट्री पर ग्रहण लग गया। अब तक फैक्ट्री के आलीशान भवन और उसके भीतर लगे आधुनिक उपकरणों में
करोड़ों की पूंजी लग चुकी थी। बीच में ही काम बाधित हो जाने से चौधरी परिवार को बहुत नुकसान हुआ। उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। इस बीच मणिकांत चौधरी कई बार मुंबई से गांव आए। जिला प्रशासन से मिलकर इस लाक्षागृह से निकलने के लिए सुरंग खोदने की बात भी सोची, लेकिन चुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाने के कारण समय प्रतिकूल ही बना रहा और उन्हें मुंबई लौट जाना पड़ा। इन सारी बातों को याद करके सूर्यदेव चौधरी उस रात इतने अशांत हो गए थे कि फोन लगाकर बहुत व्यग्र स्वर में उन्होंने बेटे से कहा, मणि, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मेरी इस परेशानी और दर्द को नहीं महसूस कर सकते जो गांव में अपनी प्रतिष्ठा के हनन के कारण मेरे भीतर नासूर की तरह दिन रात टपकता रहता है। हर घड़ी मुझे ऐसा लगता है जैसे पुरखों की अर्जित मान प्रतिष्ठा की बुलंद इमारत ढह गई है और मैं मलबों के नीचे कहीं दब गया। चौधरी परिवार के आन बान शान को जिस तरह कुचला गया है वह भूलने वाली बात नहीं है बेटा। लात के नीचे रहने वाले मुसहर धांगड़ की हिम्मत तो देखो। धरना प्रदर्शन करके हमारे कारखाने का काम बंद करवा दिया और अब गढ़ैया की कामत वाली जमीन पर लाल झंडा गाड़ने की भी मंशा बना चुके हैं। राम रतन आया था, बहुत बातें बताकर गया है। अभी वो माओवादी मियाँदाद इमरान और हरिहर पासवान भी बेचन का साथी बना है इन दिनों। कुछ सोचो मणि, कुछ करो। यह अपमान मेरी छाती पर किसी शिलाखंड की तरह आकर बैठ गया। मैं इस स्थिति में जिंदा पड़ा रहूं यह नहीं हो सकता। पिता की इस कातर आवाज से मणिकांत चौधरी भीतर तक हिल गए। बाबूजी, आप अधीर मत होइए। कोशी प्रमंडल में मेरा मित्र अनुपम मल्होत्रा डीआईजी के रूप में योगदान करने वाला है। आज ही ट्रांसफर लिस्ट का मुझे पता चला है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस फोर्स के संरक्षण में फैक्ट्री का काम जल्दी ही मैं शुरू करवा लूँगा और पंचायत चुनाव के तुरंत बाद ही उसका उद्घाटन किसी बड़े मंत्री के द्वारा होगा। आप निश्चिंत रहिए और लाल झंडे गाड़ने वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, तो वही लाल झंडा उन हरामजादों की कब्र पर गड़ेगा। सूर्यदेव चौधरी के दिल को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने हुलस कर कहा, विजयकांत को मैं दिल्ली से कुछ दिनों के लिए बुलवा लेता। लोग उससे भय खाते हैं। वह अगर यहाँ रहता तो मजाल था कि बेचना या कोई और इस तरह हमारे विरुद्ध। मणिकांत ने बीच में ही पिता की बात काटते हुए कहा, बाबूजी, आप यह भूल हरगिज मत कीजिए। विजयकांत को मेट्रो का बड़ा ठेका मिला है, उसे वहाँ काम करने दीजिए। गांव आकर वह बनता काम बिगाड़ेगा। आप जानते हैं उसका खून गरम है। छोटे लोगों का ताव वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे इस प्रोजेक्ट से दूर ही रखिए। राम रतन है ना वहाँ आपके साथ? मैं उसे सब समझा दूंगा, वह सारा कुछ मैनेज कर लेगा। आप बहुत परेशान मत होइए। सूर्यदेव चौधरी बहुत दिनों बाद उस रात निश्चिंत होकर सोए। महीनों से एक करवट सोया हुआ समय भी पलटा था। उन्होंने रात भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उनके भीतर का आवेग धीरे धीरे थमने लगा।
इस बीच थमे हुए उस आवेग के बाहर ताकत के तंत्र ने अपने को साबित करने के लिए जोड़ तोड़ की कई रणनीतियां तय की। सूर्यदेव चौधरी का नाम अप्रत्याशित रूप से विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में घोषित हुआ और बेचन की कथा की अंतिम परिणति यही तय हो गई, जिसका आभास खबरिया ने आपको कथा के आरंभ में ही करा दिया है। अब आप इस कथा की तफसील का शेष हिस्सा अखबारी खबर की तरह सुबह की चाय के साथ पढ़ सकते हैं। उप मुख्य संवाददाता पूर्णिया। माओवादियों ने विधानसभा प्रत्याशी एवं इलाके के बड़े भूपति सूर्यदेव चौधरी के महियारपुर कामत पर गाड़े लाल झंडे, घर पर किया कातिलाना हमला। मोटे मोटे अक्षरों में लिखे इस हेडलाइन के नीचे घटना का ब्यौरा कुछ इस तरह है। महियारपुर कामत में कल रात माओवादियों ने भूपति सूर्यदेव चौधरी की जमीन पर धावा बोलकर लाल झंडा गाड़ दिए और भूपति के घर को चारों ओर से घेरकर उन पर कातिलाना हमला किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें आतंकी गिरोह से बाल बाल बचा लिया। डीआईजी अनुपम मल्होत्रा स्वयं टीम के साथ थे। चौधरी जी के फार्म हाउस के बंगले पर कब्जा किए गए सशस्त्र माओवादियों के साथ पुलिस की 3 घंटे तक जमकर गोलीबारी हुई। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई जगहों पर छापामारी कर रही है। खबर में प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में सूर्यदेव चौधरी के घर में पहले से मौजूद शिक्षक राम रतन का बयान में छपा था। उसने बताया कि माओवादियों का मुख्य मकसद भूपति की हत्या करना था। उस दिन सूर्यदेव चौधरी अपने फार्म हाउस में एक लंबे अंतराल के बाद आए थे। जिस समय केमिकल फैक्ट्री का काम शुरू हुआ था, उस समय सूर्यदेव चौधरी महीने में 15 दिन वहीं रहते थे, लेकिन काम रुक जाने के बाद उनका आना अनिश्चित हो गया था। सूत्रों की माने तो उनके आने की जानकारी माओवादियों को पहले से थी। उस दिन चुनाव के सिलसिले में शेरपुर और बिशनपुर से आए लोग चौधरी जी से मिलकर रात 8 बजे लौट गए, लेकिन सूर्यदेव बाबू ने आग्रहपूर्वक राम रतन को रोक दिया। रात 10 बजे वे दोनों खाना खाकर अभी सोने की तैयारी में थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राम रतन ने ही आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो चीते की तरह छलांग लगाकर एक नकाबपोश ने चौधरी जी को पकड़ लिया और दूसरे ने उनकी छाती पर बंदूक तानी। ढाके चेहरे से झांकती 2 छोटी और गहरी आंखों को देखकर राम रतन के मुंह से हठात निकल गया, बेचन तुम? तभी पुलिस जीप के सायरन की आवाज से पूरा दृश्य ही बदल गया। रिवॉल्वर तानने वाला मियां दाद हड़बड़ी में फायरिंग करता हुआ छत की सीढ़ियों की ओर दौड़ा। उसके पीछे बेचन भगत और दूसरे साथी भी भागे। संयोग अच्छा था कि जल्दबाजी में चलाई गई गोली चौधरी जी को नहीं लगकर दीवार में लगी थी। भागते हुए माओवादियों ने बाहर से घर की कुंडी चढ़ा दी थी, जिसके कारण भीतर सूर्यदेव चौधरी के साथ राम रतन और फार्म हाउस
और उसके नौकर मंगल घंटों बने रहे। उधर छत पर मोर्चा लिए माओवादी लगातार गोलियां बरसा रहे थे। गोलीबारी बंद होने पर जब कमरे की कुंडी खुली तो डीआईजी साहब बाहर पुलिस दस्ते के साथ खड़े थे और छत पर मियाँदाद और उसके साथी बेचन की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। राम रतन के आंखों देखे इस हाल के वर्णन से पूरे इलाके में माओवादियों का खौफ गहरा गया था। अखबार के पन्नों में ये खबरें लगातार 3-4 दिनों तक छपती रहीं। इस घटना के बाद मुसहरी टोला और फकीर टोला के लोग सांसें भी सहम कर ले रहे थे। फकीर टोला में पुलिस बार बार इमरान को ढूंढने आ रही थी और पूरी बस्ती को धमका कर जा रही थी। चारों तरफ आतंक का एक सन्नाटा छा गया था। छेदन भगत की देह हठली बनकर घाट से जा लगी थी, लेकिन उसके अवचेतन में कुछ बातें बार बार पहुंचती थी। मेरा बेटा लाल झंडा गाड़ने कभी चौधरी के खेत पर नहीं जा सकता। मियाँदाद खैरात में मिली ज़मीन को गुलामी का पट्टा कहकर ब्लॉक का कागज़ फाड़ने वाला मेरा बेटा खुददारी की रोटी खाता था, सीना तान कर चलता था। मियाँदाद और इमरान की तरह उसे जबरन माओवादी बताकर चौधरी परिवार ने कितनी बड़ी साजिश रची हमें उजाड़ देने के लिए। उसके मस्तिष्क में एक अंधड़ चल रहा था। उस मनहूस रात के एक दिन पहले राम रतन बेचन से मिलने क्यों आया था? दोस्त बनकर इतनी बड़ी दुश्मनी साधी। खुद बुलाकर उसे ले गया और माओवादी का सरगना कहकर पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया। आह मेरा बच्चा, मेरा बेटा। इधर इस कथा के एक छोटे से सच का जिंदा सबूत लेकर कमली अपने भीतर के अंधेरे में घुट रही। वह बेवा हो गई और उसका बेटा अनाथ। उसके कंठ में चीखों का ज्वार बढ़ता, लेकिन चीखों के लिए कोई शब्द नहीं होते और वह गश खाकर गिर जाए। शब्दों की काली परछाइयाँ हर समय उसे दबोचे रहती हैं। बेचन, विश्वास करो मेरा, मैं पहले दोस्त हूँ तुम्हारा, फिर चौधरी का। उन्होंने खुद संदेशा भेजकर मुझे बुलवाया और कहा कि गरीबों की ज़मीन का पूरा मुआवजा वे दवा कंपनी के मालिक से दिलवा देंगे। सरकार आगे पीछे मुआवजा देती रहेगी, लेकिन इतने दिनों तक गरीबों का हक मारना उन्हें नागवार लग रहा। वे कह रहे थे अगर बेचन और उसके संगी साथी मुआवजा का पूरा पैसा लेकर फैक्ट्री बनने देंगे तो वे ज़मीन की चौहद्दी भी नहीं घेरेंगे। बाजार हाट का रास्ता पहले की तरह खुला रहेगा। बेचन उखड़ गया था। अचानक गरीबों पर वे इतने मेहरबान क्यों हो गए राम रतन? तभी तुम्हें मुखौटे लगाए चेहरे की कोई पहचान नहीं है, मगर मुझे है। इस बार विधानसभा के चुनाव में उन्हें इस क्षेत्र से टिकट मिला है। वे चुनाव के लिए अपनी ज़मीन तैयार करना चाहते हैं। मुआवजा का पैसा देकर गरीबों का वोट बैंक सुरक्षित करने की चाल है राम रतन, गरीबों के हक का सवाल नहीं। बेचन सोच भी नहीं सकता था कि चाल कितनी होगी। मैं मुस्कुरा कर कह रही हूँ जब बहुत दर्द। दूसरी बात यह भी कि आंदोलनकारियों ने घेराव प्रदर्शन करके उनकी फैक्ट्री का काम बंद करवा दिया है। वे इसलिए भी बेचैन हैं क्योंकि
करोड़ों की पूंजी फंसी है उनकी। वे हमें झांसा नहीं दे सकते राम रतन, कह देना उनसे। गहराती शाम में उन दोनों के बीच का संवाद कमली के कानों में पड़ रहा था, लेकिन उसे क्या पता था शतरंजी चाल चलने वाले अपनी चाल में कितने माहिर होते हैं। अंततः बेचैन दोस्ती के नाम पर छला गया। राम रतन उसे सुलह कराने के नाम पर लेकर गया। बेआवाज़ें लगा आग की लता सी उसकी देह से लिपटी हुई थी और वह धुएं की लहरियों में दूर तक लहू के धब्बे देख रही थी। बेचन के घर में ठंडे चूल्हे पर अधन का पानी चढ़ा था और कमली का दुधमुहा बच्चा उस चूल्हे की मिट्टी कोड़ कोड़ खा रहा था। चूल्हे के पास बैठी कमली पत्थर की मूरत बन गई थी या अपने भीतर धुआंती ज्वालामुखी, कौन जाने। पाठक मित्रों, समय की सांसों में इस कथा की थोड़ी सी धुकधुकी अब इसी रूप में बची है। आप चाहें तो धुकधुकाती इन सांसों को अपनी फूंक से प्रज्वलित कर सकते हैं। हवाओं में खींची लकीरों से या दरख्तों की पत्तियों से हम पूछ सकते हैं कि खेतों पर झंडे गाड़ने वाले ठीके पर आए थे या असली माओवादी थे। सहृदय मित्रों, आप चाहे तो कथा के उस छोटे सच के जिंदा सबूत की पड़ताल के लिए राजनैतिक सामाजिक बहस छेड़ सकते हैं अथवा पत्थर की मूरत बनी कमली की रेत आंखों में ठहरे हुए समय की उस परछाई को पहचान सकते हैं। बहरहाल कहानी की अंतिम किस्त अब आपके हवाले से। दोस्तों, ये कहानी पाखी में अगस्त 2016 में छपी और मुझे बेहद पसंद आई। इसकी शैली इसके कथ्य से भी ज़्यादा अच्छी है। कथ्य तो है ही बहुत दमदार और आज भी हो रहा है। अभी जबरवर राव जेल में हैं, शायद अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और बहुत से लोग हैं जिनकी हम बात कर चुके। गौतम नवलखा के लिए लोग लगातार लगे हुए हैं, उन्हें शक्तिवादी सम्मान भी मिला अनंत होने के साथ। मेरे एक फेसबुक मित्र हेम मिश्र भी जेल में है, नागपुर जेल में और अंडा सेल में यानी सोलो सेल में। उन्हें टाउन कैद हुई है यही माओवाद के इल्ज़ाम पर। मैं उनके केस का सच नहीं जानती, इन द सेंस कि मुझे नहीं पता कि उन पर कहाँ FIR हुआ, क्या इल्ज़ाम लगा, ये कैसे हुआ, मेरे लिए अवाक करने वाली बात थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई छिड़ी हुई है और माओवादी के नाम पर अगर इस तरह से लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है तो और भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हम कितने सहिष्णु हैं उन लोगों के प्रति जो सचमुच वंचित हैं और उन्हें हम उनका हक पाते हैं। तो मेरा पाठ सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको मेरा पाठ अच्छा लगा। कहानी को बहुत दमदार